नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए श्रेणी परिवार में। हमारी संस्था द्वारा जो आप लोगों के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसके अंदर हम 1 साल से अधिक की आप लोगों के लिए करंट कवर कराने वाले हैं। ये जो करंट है, हम आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कराएंगे। वो एमसीक्यू होंगे जो आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका आईएएस का एग्जाम है और पीसीएस का एग्जाम है, उसमें आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट रूप से आपकी सहायता करेंगे। यानी कि एग्जाम हॉल के अंदर जो भी हमारी ये वीडियोस देख के जाएगा, उसकी सहायता होगी। कैसे? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली रूप से भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, हमने पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और इनडायरेक्ट रूप से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये वीडियो जो श्रृंखला है, इसकी जो पार्ट है आपको 20 मई तक प्राप्त होते रहेंगे। ये इसका तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि क्रूड पाम ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन है क्रूड पाम ऑयल से संबंधित है। आइए देख लेते हैं। पहला जो कथन है वो केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन है कि वर्ष 1986 में तिलहन और प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। तीसरा कथन है कि अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। आइए थोड़ा सा क्रूड पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। वहीं पर जो 3 कथन दिए गए हैं, हमें पता चलेगा कि इनमें से कितने सही हैं और कितने सही नहीं हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। यानी कि जो पहला कथन है जिसमें बोला गया है कि 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है, तो वो गलत है। ठीक है, सही क्या है कि 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। थोड़ा सा पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। पाम ऑयल तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। इसका उपयोग डिटर्जेंट के अंदर, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन के अंदर, जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कमोडिटी के शीर्ष उत्पादक भारत, चीन और यूरोपीय संघ हैं। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। किसकी? एक वर्ष 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम ऑयल तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी मिला दिया गया था। तो ये कुछ जानकारी थी जो पाम ऑयल से संबंधित थी। आइए इसके कुछ जो कथन दिए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर ये बढ़ाकर दिया गया था कि 5% से 7.5% कर दिया गया है, जबकि इसका उल्टा हुआ है। तो पहला कथन गलत है। दूसरे में था कि वर्ष 1986 में तिलहन और प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। कथन कौन कौन से सही है ये हमसे पूछा गया है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा शब्द मैक्रोसोमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या वो नर्मदा घाटी में मिले विशाल डायनासोर के जीवाश्म से संबंधित है, या फिर लीवर द्वारा अप्रत्याशित रूप से बढ़ना इससे संबंधित है, या औसत से ज्यादा बड़े शरीर वाले जन्मजात बच्चे से संबंधित है, या मध्य अफ्रीका देशों में दूषित भोजन से होने वाली जो बीमारियां हैं या उससे संबंधित है? तो मैक्रोसोमिया किससे संबंधित है? आइए मैक्रोसोमिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। हाल ही में ब्राजील में एक महाशय ने 16 पाउंड यानी कि 7.3 किलोग्राम वजन के 2 फुट लंबे बच्चे को जन्म दिया है। किसी भी गर्भकालीन आयु का बच्चा जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, यदि उस टाइम पीरियड के दौरान उस बच्चे का जो वजन है वो 4 किलोग्राम से अधिक होता है, तो उसे मैक्रोसोमिया कहा जाता है। मैक्रोसोमिया बड़े शरीर के लिए प्रयोग होने वाला एक ग्रीक शब्द है। तो कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और कब बोला जाता है उसको मैक्रोसोमिया बच्चा? जब उसका जो वजन है, जब पैदा हुआ है, तो उसका 4 किलोग्राम से अधिक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैक्रोसोमिया क्या है, किससे संबंधित है। देखिए, औसत से ज्यादा बड़े शारीरिक वाले जो जन्मजात बच्चे होते हैं, जिसका वजन जो है 4 किलो केजी से अधिक होता है, उसको मैक्रोसोमिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी। आइए आगे बढ़ जाते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कर लेते हैं और इसमें हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा सही नहीं है। चार कथन हैं, आइए चार कथन को क्या क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। ताड़ का तेल दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है, ये पहला कथन है। दूसरा है कि भारत पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि भारत जो है वो पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन दिया गया है कि कर्नाटक भारत में मुख्य तेल ताड़ उगाने वाला राज्य है, ठीक है। चौथा कथन है कि भारत ने ताड़ के तेल में बायोमास में मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास किया और फसल उत्पादकता में सुधार करते हुए बायोमास की विभिन्न रूपों में प्लांटेशन एसिस्ट का उपयोग किया है। तो चार कथन में से कौन कौन सा सही है आइए ये देख लेते हैं। पश्चिम अफ्रीका का मूल निवासी है, यानी कि पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है। यहाँ पर क्या दिया गया था कि ताड़ का तेल जो है वो दक्षिण पूर्व हिस्से एशिया का मूल निवासी, जबकि है कहाँ का, पश्चिम अफ्रीका का मूल निवासी है, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है कि भारत ताड़ के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, जो कि सालाना 9 मिलियन टन से अधिक खरीदता है, या इसके कुल खाद्य तेल की आयात का लगभग 2/3 है। तो जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में क्या बोला गया है कि भारत ने ताड़ के तेल मिलों द्वारा बायोगैस का उपयोग सीमित है, उपयोग के माध्यम से अपने प्लांटेशन एसेट में विभिन्न रूपों में अपनी फसल उत्पादकता में सुधार करके माध्यम से मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास किया है। चौथे कथन के अंदर दिया गया है वो भी गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल ताड़ के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जिनका कुल उत्पादन लगभग 98% हिस्सा है। तो जो तीसरे कथन के अंदर दिया गया है कि कर्नाटक भारत में मुख्य तेल ताड़ उत्पादक है वो भी गलत है। तो कौन कौन से गलत हैं, 1, 2, 3 और 4 गलत हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए यदि यहाँ पर होता कि इनमें से कौन सा सही है तो आंसर होता केवल 2, अब आंसर है 1, 3, 4, यानी कि सी इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ये चीज देख लीजिएगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है और क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है। तो पहला विकल्प दिया गया है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा कथन है कि तुर्की में आए भूकंप के संबंध में भारत की ओर से की जाने वाली सहायता है, ये उससे संबंधित है। तीसरा कथन है कि अनाथ बच्चों और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। डी विकल्प दिया गया है कि बलात्कार पीड़ित बच्चियों और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से संबंधित है। तो ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है आइए थोड़ा सा ऑपरेशन दोस्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते 45,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ठीक है। वहीं इस संकट की कड़ी में भारत सरकार ने तुर्की को मदद की ओर एक हाथ बढ़ाया और भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत एक अभियान की मानवता के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से न केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहैया कराई गई बल्कि खुद एनडीआरएफ की 3 टीमों की राहत बचाव के लिए भेजा गया। तो ये किससे संबंधित है, तुर्की और सीरिया के अंदर जो भूकंप आया है जहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई है उस भूकंप के दौरान, वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। तो ये किससे संबंधित हो गया, तुर्की में आए भूकंप के संबंध में भारत की ओर से की जाने वाली सहायता जो है देखिए चर्चाओं में है। तो हो सकता है पीसीएस के अंदर या किसी अन्य एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित सभी खुदरा पंपों के द्वारा इथनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाता है, ठीक है। दूसरा कथन है कि राज्यों की कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल के लिए औसत इथनॉल जो मिश्रित किया जाता है उसके अनुपात में वो 8% है और सरकार द्वारा 2025 तक इसे बढ़ाकर 25% इथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी कि पेट्रोल के अंदर 25% इथनॉल मिश्रित करना है। तो इसका टारगेट बोला गया है 2025 तक। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से इथनॉल के बारे में कौन कौन सा सत्य है आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यद्यपि देश में ऑटो ईंधन में इथनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने में लगातार प्रगति हुई है, वाहन ईंधन में इथनॉल की हिस्सेदारी इस साल पहले 5% थी, जो कि इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 में जो कि दिसंबर-नवंबर में लगभग बढ़कर
8.1% हो गई है। यद्यपि वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, वहां पर कितना गया है, वहां पर 25% हमसे बोला गया है, जबकि लक्ष्य 2025 तक कितना है, 20% इथेनॉल का मिश्रण करने का, इसमें मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कौन से हैं? निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अधिकांश खुदरा पंपों के द्वारा इथेनॉल का सम्मिश्र पेट्रोल नहीं बेचा जाता है। तो जो वहां पर एक कथन दिया गया है कि ऐसा बेचा जाता है, तो वो भी गलत है। प्रोफेसर पश्चिमी के बारे में जान लेते हैं। सरकार द्वारा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप पेट्रोल जैसे मुख्य मोटर वाहन ईंधनों के साथ इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इस नीति ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहां पर दिया गया है कि सभी मिश्रित पेट्रोल को बेचते हैं, तो वो गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है कि राज्यों की कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल के लिए उस इथेनॉल मिश्रण जो है वो 8%, बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने देखा। तीसरा कथन बताया जा रहा है कि सरकार 2025 तक 25%, जबकि वहां पर कितना है, 20% इथेनॉल मिश्रण करने का टारगेट है। तो तीसरा कथन गलत है और पहला कथन गलत है। दूसरा कथन सही है, सही पूछा गया है, तो आंसर हो गया केवल 2, यानी कि 20 का आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में थोड़े से फैक्चुअल जानकारी दी कि क्या भारत की टारगेट है 2025 तक कितना इथेनॉल का मिश्रण करना है, क्या टारगेट बढ़ाकर किया गया है, क्या सरकार की नीति है, क्या उसमें कर रहा है। तो इन फैक्चुअल चीजों पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी कथन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के कथन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहे प्रोजेक्ट एलोरा के संबंध में इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है। ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कथन सही नहीं है या सही है, क्या पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित है। आइए देख लेते हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं। यह दुर्लभ भाषाओं को ऑनलाइन लाने का एकमात्र पहल है, यानी कि ये दुर्लभ जो भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको ऑनलाइन लाने की एक पहल है। ठीक है, दूसरा कथन है इसके लिए शोध कार्यों को इन्फोसिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट एलोरा गोंडी और मुंडारी जैसी दुर्लभ भाषाएं हैं, उनको ऑनलाइन लाने की एक पहल है। तो वैसे जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। आप जान चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है वो किससे संबंधित है, दुर्लभ भाषाएं हैं उनसे संबंधित है, उनको ऑनलाइन लाने की एक पहल है। ठीक है, तो परियोजना के तहत शोधकर्ताओं को भाषाओं को संरक्षित करने के लिए डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया, भाषाओं से संबंधित। कौन सी भाषाएं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो दुर्लभ भाषाएं हैं, उनको ऑनलाइन लाने की एक पहल है। तो प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में ध्यान रखिएगा। जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, डिजिटल संबंधित है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है और सही पूछा गया तो आंसर हो गया केवल 1, यानी कि ए इसका आंसर हो गया। तो प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में हम जान चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्री हीट वेव से होने वाले प्रभाव के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आप हमें बताएंगे इनमें से कौन कौन से सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। समुद्री हीट वेव की वजह से पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो समुद्री हीट वेव है वो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है कि समुद्र में हानिकारक शैवाल पैदा हो सकते हैं, इसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी हो सकती है। तीसरा कथन है कि हीट वेव कुछ प्रजातियों के निवास स्थान का बदल सकती है, यानी कि हीट वेव जो है कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती है। इनमें से कौन सा सही है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, हीट वेव के क्या इफेक्ट होते हैं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इफेक्ट जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र संरचना को प्रभावित करना, मरीन हीट वेव कुछ प्रजातियों को असमर्थन करके दूसरों को दबाकर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जो है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, यह समुद्री अकशेरुकी जीवों की सामूहिक मृत्यु दर से संबंधित है और प्रजातियों को अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे वन्य जीव के नुकसान को खतरा बढ़ जाता है। मरीन हीटवेव कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इफेक्ट है। आर्थिक इफेक्ट की बात करें तो मरीन हीटवेव मत्स्य पालन, जलीय कृषि पर प्रभाव के माध्यम से आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, ये आर्थिक इफेक्ट है। जैव विविधता का इफेक्ट देख लेते हैं। तो मरीन हीट वेव से जैव विविधता बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2016 में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री हीट वेव ग्रेट बैरियर के रीफ के गंभीर विरोधन का कारण बनी थी। ठीक है,
तो ये कुछ इफेक्ट आपने जाने समुद्री हीट वेव के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कथन में कौन से इफेक्ट देते, क्या वो सही है या गलत है। जो हमने पहले देखा था कि समुद्री हीट वेव की वजह से परिस्थितियों तक नुकसान पहुंच सकता है, बिल्कुल सही है। समुद्री हीट वेव हानिकारक सवाल पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से समुद्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति कमी हो सकती है, तो ऐसी प्रजाति को चेंज कर सकते हैं। हीट वेव कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती है, आपने देखा, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, सी पीछे गया है, तो आंसर हो गया इसका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए समुद्री हीट वेव से यदि संबंधित क्वेश्चन आया तो मैंने उसके सारे इफेक्ट जो आर्थिक हैं, जैव विविधता इफेक्ट है, नॉर्मल इफेक्ट है, वो सभी मैंने आपको बता दिए पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो इस संबंध कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। समुद्री हीट वेव चर्चाओं में है इसलिए हमने वो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन काफी बार कोर्ट एडिशनल से पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला कथन है कि नागपुर के देवरगुराटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बना है। दूसरा कथन है कि इस प्लांट को पूरी तरह से 100% सूखे कचरे से संचालित किया जाएगा। तीसरा कथन है कि इस प्लांट की स्थापना पीपी मॉडल पर की गई है। तो जो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन संबंधित है देवरगुराटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड के, यानी कि जो प्लांट लगाया गया है उससे संबंधित है। उससे संबंधित कौन जो कथन दिए गए हैं क्या वो सही है गलत है, उस प्लांट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इंदौर के देवरगुराटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। कहां पर? इंदौर के अंदर। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, रखिएगा अपने पास क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर पूछी जा सकती है। करंट के क्वेश्चन है किसी तरीके से चेंजेस करके, मॉडिफाई करके या फिर सीधे जैसे हमने लिया है ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्लांट को पूरी तरह से 100% गीले कचरे से संचालित किया गया है। वहां पर क्या रखा गया है? सूखा कचरा रखा गया है। इस तरह के कुछ चेंजेस यूपीएससी के अंदर किए जाते हैं, हमने वही करने का प्रयास किया है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप देखें कि क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो गीले कचरे संचालित होता है, इसे रोजाना 18,000 किलोग्राम गैस के उत्पादन का अनुमान है। इस प्लांट की कुल क्षमता 550 मीट्रिक टन है और 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा। गौरतलब है कि इस प्लांट की स्थापना पीपी मॉडल पर की गई है, तो बिल्कुल सही है जो वहां पर रखा गया है। ये हाइड्रोलैच प्लांट इंदौर नगर निगम के और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि IEISL द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। बात इसके अन्य फायदों की करें तो इसमें कैलोरी मान में सुधार करेगा, बायो सीएनजी को प्रभावशीलता को बढ़ाएगा और घनी आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता को शुद्ध करने में मदद करेगा। इस तरह से सालाना 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद करेगा। जो कथन दिए गए हैं कि वो नागपुर में है वो इंदौर के अंदर है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस प्लांट की पूरी तरह से 100% सूखे कचरे से, वहां पर क्या है? गीले कचरे से संचालित होगा। तो ये चीजें फैक्ट याद रखिएगा। इस तरह की कुछ बेसिक चीजें आपने पढ़ा भी होगा तो भी गलत कर सकते हैं क्योंकि बेसिक चीजों के अंदर चेंज की गई है। यहाँ पर सूखा कचरा है, वहां पर रियल क्या है? वो गीला कचरा है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत है। किसी कि इस प्लांट की स्थापना पीपी मॉडल पर आधारित की गई है, तो बिल्कुल सही है। सही पूछा गया है तो आंसर हो गया केवल 3 यानी कि सी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई विश्व आर्थिक स्थिति प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली यह रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है, ठीक है। दूसरा कथन में बोला गया है कि इसके मुताबिक विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 1.9% तक गिरावट की संभावना है। 2023 में भारत में आर्थिक विकास मध्यम होने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा चेक लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन तथा 5 क्षेत्रीय यूएन आयोग के साथ साझेदारी में विश्व आर्थिक स्थिति पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2023 तैयार की गई है। इसके अनुसार 2022 में कोविड-19 लॉकडाउन और यूक्रेन के युद्ध के कारण विश्व उत्पादन वृद्धि में 3% तक पहुंच गई थी, जो कि अब 2023 में घटकर 1.9% तक हो सकती है, ठीक है। UNDESA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और दुनिया भर के देशों को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ एजेंडा सेटिंग और निर्णय लेने की सहायता करता है। तो देखा कि जो गिरावट की संभावना है 1.9 तक, तो बिल्कुल सही है। रिपोर्ट जो है देखा कौन मिलकर तैयार करता है, तो ये गलत है। तीसरा कथन है कि 2023 में भारत में आर्थिक विकास मध्यम होने का अनुमान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2
और 3 सही है, तो इसका आंसर हो गया केवल कथन जो है वो 2 और 3 सही है, तो आंसर हो गया बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, BIND स्कीम के संबंध जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, आइए देख लेते हैं। पहला कथन है कि यह प्रसार भारती के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 100% तक वित्त पोषित योजना है। इसका उद्देश्य सुदूर और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक तथा अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, सार्वजनिक प्रसार भारती, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, दूरदर्शन, अन्य चैनल आते हैं, को आधुनिक बनाने के लिए एक केंद्रीय योजना है। यह देश में AIR FM ट्रांसमीटरों के वर्तमान कवरेज को 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी से बढ़ाकर 66% और 80% तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जो चैनल हैं, जैसे कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो है या दूरदर्शन है, उनको आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय योजना है। किससे संबंधित है? तो जो ट्रांसमीटर है, जैसे कि हमारे AI है, DD है, यानी कि दूरदर्शन है, इनको आधुनिक बनाना है, ये उससे संबंधित एक योजना है। तो इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इसका आप आंसर दें। ये किससे संबंधित है? केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है सुदूर और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक और आधुनिक गुणवत्तापूर्ण बनाने का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी हो जाता है। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप मुझे कुछ अन्य प्रकार की सहायता चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।